आज एक बहुत बड़ा खुलासा भारत एक्सप्रेस पर मैं रोहित करने जा रहे हैं। हमारी एसआईटी टीम ने एक बड़ा खुलासा आपके लिए किया है। ये खुलासा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सपनों का घर बनाने के लिए खून पसीना एक करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं, उसके बाद में घर खरीदते हैं। लेकिन बिल्डर्स की मनमानी कई बार यूं सामने आती है जिसके बाद कई सपने चकनाचूर हो जाते हैं और हद तो तब हो जाती है जब इन पर लगाम लगाने के लिए कुछ किया जाए और मामला और बिगड़ जाए। ऑब्वियसली प्रवीण जी, और ये चेहरा आप देखते रहिए जो स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। 5 सालों से यूनिटेक ग्रुप का संचालन कर रहे सरकारी नुमाइंदों का ग्रुप क्या देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहा है? आरोप बहुत गंभीर है। देखिए, ये सवाल हैं, कुछ बड़े सवाल भी आज हम आपके सामने रखेंगे। आरोपों के लिहाज से आते हैं। आरोप कहां से आते हैं? जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास से आरोप आते हैं। ये एक के बाद एक कई अव्यवस्थाएं, अनुशासनहीनताएं देखने को मिलती है। एक के बाद एक कई ऐसी बातें होती हैं जो कई गहरे गंभीर सवाल हमारे सामने रखते हैं, लेकिन सवालों का जवाब कोई तो पूछे, यही हमारा काम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी लोगों में बहुत विश्वास है न्यायपालिका को लेकर। कोई भी कुछ गलत कर दे तो हम कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, और जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो क्या जो पूर्व नौकरशाह हैं वो बड़ा खेल खेलते हैं। आज इसी पर करेंगे बड़ा एक्सपोज है। और ये चेहरा, नाम इनका बता दूं, रिटायर्ड आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक की अध्यक्षता वाले प्रबंधन बोर्ड पर ही पूरे सवाल हैं। जी हां, एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था, बोर्ड बनाया गया था। यूनिटेक आप जानते हैं एक बड़ा ग्रुप रहा, एक समय पर बहुत प्रसिद्धि इस ग्रुप को मिली थी, लेकिन बाद में एक बोर्ड बनता है, उसका कार्यभार दिया जाता है युद्धवीर सिंह मलिक जी को। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो 5.5 साल से यूनिटेक ग्रुप का संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर इनके संचालन के समय पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। खरीदारों को राहत देने में ये पूरी तरह से विफल रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की एसआईटी टीम ने इसी पर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। आइए ये ओपनिंग रिपोर्ट एक बार देखते हैं, फिर हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ एसआईटी हेड भी जुड़ेंगे जिनके नेतृत्व में इस पूरी डिटेल्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार होल एंड सोल क्या है, ये ओपनिंग रिपोर्ट जरा देखिए। कभी भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में गिने जाने वाली यूनिटेक लिमिटेड बुरी तरह संकट में फंसी है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कंपनी का जिम्मा कोर्ट द्वारा नियुक्त एक प्रबंधन टीम को सौंपा गया, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में तैनात नौकरशाहों ने बड़ी चालाकी से अपने पूर्व के कार्यकाल में विवादित मामलों में घिरे रहे सेवानिवृत्त आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक के नाम की पेशकश की और उन्हें ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। इसके बाद हालात बेहतर होने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हजारों लोग आज भी अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो कई सालों से ईएमआई भर रहे हैं। दूसरी ओर कंपनी का नया प्रबंधन आराम से कंपनी के पैसों से मजे कर रहा है। आरोप तो ये भी है कि देश की सर्वोच्च अदालत का नाम लेकर मनमानी कर रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा और अविश्वास दोनों बढ़ रहे हैं। नोएडा, गुरुग्राम और चेन्नई जैसे शहरों में यूनिटेक के पास बहुत कीमती जमीन है, लेकिन समाधान योजना में इस जमीन का बेहद कम दाम लगाया गया। जैसे कि नोएडा की जमीन की कीमत सिर्फ 5,641 करोड़ रुपए बताई गई, जबकि कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ इसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए तक आंकते हैं। कई लोगों का कहना है कि जानबूझकर कीमत कम आंककर कंपनी की क्षमता को छुपाया जा रहा है। यूनिटेक के चेयरमैन और एमडी युद्धवीर सिंह मलिक की अगुवाई में कंपनी को अब तक 5,000 करोड़ से अधिक का घाटा हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण का बकाया भी 2700 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। जानकारों का मानना है कि ये सब कंपनी के दिवालिया होने की वजह से नहीं, बल्कि खराब फैसलों, देरी और अनुभव की कमी की वजह से हुआ। यूनिटेक के खिलाफ कानूनी मुकदमे में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। खरीदारों और निवेशकों का आरोप है कि मौजूदा प्रबंधन मदद करने की बजाय सब कुछ नौकरशाही तरीके से चला रहा है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। कंपनी के मौजूदा एमडी युद्धवीर सिंह मलिक पर भी सवाल उठ रहे हैं। नेस्ले इंडिया विवाद और पावर का मिसयूज करने के आरोप पहले भी युद्धवीर सिंह मलिक पर लग चुके हैं। अपने कामकाज और विवादित फैसलों के कारण सरकार के लिए अक्सर परेशानी खड़ी करने वाले रिटायर्ड आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक अब यूनिटेक की परियोजनाओं में घर खरीदने का सपना संजोए निवेशकों के लिए भी परेशानी बन गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 5.5 साल पहले उन्हें घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया, उन्होंने अदालत की उस मंशा के विपरीत ही प्रस्ताव पारित कर दिया।
आरोप है कंपनी के पैसे से लुटियन जोन के आलिशान आशियानों में रहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुके मलिक तथाकथित तौर पर कंपनी की मार्केट वैल्यू कमतर कराने की चेष्टा कर रहे हैं। ये तो खुलासे का एक पहलू है, अभी कुछ बातें हैं, लेकिन जैसे परत दर परत इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ेंगे, हमारी एसआईटी टीम ने जो खुलासे किए हैं उनको आपके सामने रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा इस जाल में कितने लोग फंसे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसके विशेषज्ञों से इस मामले को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पुलिस के पुराने आला अधिकारी, सीनियर अधिकारी हों, कानून के जानकार वकील हों, या हमारी एसआईटी टीम जिसने इस पूरे मामले का खुलासा आपके सामने रखा है, इन सभी से हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ एक के बाद एक तमाम पैनलिस्ट जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एसआईटी हेड सुबोध जैन जी मेरे साथ हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। प्रवीण जी, तो शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। सुबोध जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने ओपनिंग रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन इन रिपोर्ट्स, क्योंकि मैंने तो इन पूरी रिपोर्ट्स को आपके साथ में बैठा हूं, कुछ चीज़ों को देखा है, कुछ डिटेल आपने मेरे साथ साझा की है, तो थोड़ा बहुत होल एंड सोल तो मैं समझता हूं, लेकिन दर्शकों के लिए आप ओपनिंग कमेंट्स प्लीज दे दीजिए। अगले 1 घंटे दर्शक क्या कुछ एक्सपेक्ट करें, प्लीज बताइए। देखिए रोहित, ये बेसिकली जो घोटाला है, ये अभी तक सभी लोगों को केवल इतना बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई, जिसमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं युद्धवीर सिंह मलिक, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जी। लेकिन असल में ये खेल है, बेसिकली अपॉइंटमेंट ही एक बहुत बड़ा खेल है। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे, पुरानी कुछ रिपोर्ट्स उठाएंगे, तो होता क्या है कि जिस कंपनी के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी बड़ा घोटाला होता है, आरोप लगते हैं और मामले जब वो ट्रिब्यूनल में या कोर्ट के सामने पहुंचते हैं, तो हमेशा कोर्ट कभी डायरेक्ट किसी को अपॉइंट नहीं करता है। वो हमेशा उससे कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, जैसे इस मामले के अंदर ये जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है, या फिर जैसे सोसाइटीज़ में आप जहाँ रहते हैं, नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं, तो वो जो आते हैं बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार के अंडर में आते हैं। किसी आरडब्ल्यू का इस तरह का डिस्प्यूट होता था, वो सोसाइटी रजिस्ट्रार के अंडर में आते हैं। तो हमेशा कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्या करता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बुलाता है और बोलता है कि आप इसको टेक ओवर करिए और एक ऐसा पैनल बनाइए जो इस चीज़ों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करा सके, लोगों की ग्रीवेंस दूर सके। अभी जब यूनिटेक का मामला है, यूनिटेक के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि इस ऑर्डर का उद्देश्य केवल सबसे पहली प्राथमिकता होम बायर्स को उनके जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं उनकी एवज में घर दिलवाना है, न्याय दिलवाना है, बिना देरी के दिलवाना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मांगा गया कि आप एक पैनल बना के दीजिए, हम जिन लोगों को हम अपॉइंट कर सकें, और यहीं से खेल शुरू होता है। हर मामले में खेल इसी तरह से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे अधिकारी को अपॉइंट कर दिया गया जो कि पहले अपने फैसलों के कारण विवादित रह चुके हैं। जब वो एनएचएआई में थे तो विवाद हुए, उन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट को धमकी दे दी थी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। जब वो एफसीसीआई में रहे तो उन्होंने नेस्ले की मैगी बैन कर दी, जिसके कारण इंटरनेशनल लेवल पर सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो रद्द भी कर दिया था, वो जो बैन लगाया गया था। इसके अलावा जब वो हरियाणा के अंदर हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में थे, तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक प्राइम जो पार्सल था, लैंड पार्सल, वो एक कंपनी को सस्ते दामों पर दे दिया। तो उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको जनवरी 2020 में अपॉइंट किया गया था, 5.5 साल हो गए हैं। हाँ। अभी तक कुछ फैसला तो दे नहीं पाए। सुबोध, आपकी टीम ने निश्चित तौर पर कुछ बड़े और खुलासे किए होंगे जो हम जानेंगे। मैं चाहूंगा दर्शकों को थोड़ा ये भी बताएं कि यूनिटेक के इस मामले में ये अनियमितताएं हैं जिनके बाद में ये आप लोगों की पूरी रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, मैं आपको इसमें सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ी अनियमितता ये आ रही है कि यहाँ पर जो लैंड पार्सल है उसकी कीमत बहुत कम करके दिखाई गई है सरकार अपने कागजों के अंदर। जो युद्धवीर सिंह मलिक जी की टीम है, उन्होंने उसका जो आकलन किया, आरोप इस तरह के सामने आ रहे हैं कि उस लैंड पार्सल की कीमत से उसको 1/3 से भी कम, उसको करीब 5,000 करोड़ रुपये लैंड पार्सल की कॉस्ट दिखाई गई, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 30 से 40,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो लैंड आप उसकी पार्सल की, अपना लैंड पार्सल की कॉस्ट दिखा रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को अगर मार्केट में बेचते हैं तो अगर आप उसका एक एस्टीमेट बनाते हैं तो उसके अंदर आता है लैंड की कॉस्ट कितनी है, उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी और कितना उसके अंदर बाकी अदर आपके जो खर्च होंगे। उसके बाद ये आप यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं और उसके हिसाब से बेचने के बाद प्रॉफिट तय करते हैं। जब आप लैंड की कॉस्ट 5,000 करोड़ दिखाएंगे तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको लगा लें तो एक यूनिट की कॉस्ट जो 3 करोड़ आनी चाहिए थे, वो कागजों में दिखा रहे हैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो आप देखेंगे कि मैंने 2000 फ्लैट बेचे और मुझे रिवेन्यू आ रहा है केवल 500 करोड़। लेकिन अगर वो लैंड पार्सल की एक्चुअल कॉस्ट होगी
तो वो जो फ्लैट आप बेचेंगे उसकी कॉस्ट हो जाएगी 3 करोड़। तो वो रेवेन्यू जो 500 करोड़ दिखा रहे हैं वो 4000, 5000, 6000 करोड़ पहुंच वो जाएगा। जा कहाँ रहा है तो फिर? सवाल यही है, हम इसी बात को लेकर सामने आ रहे हैं कि खेल ये हो रहा है। बड़ा खेल हो रहा है। और इस पर बातचीत के लिए रोहित हमारे साथ कुछ और मेहमान यदि जुड़े हैं तो हम डेफिनेटली बात करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पैनल को अब खोला जा सकता है। तो ये तस्वीरें तो लगातार चली रही है। अभी अभी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे भी लगातार हम संवाद करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और आ गया। सुबोध जी प्लीज आप मुझे बताइए, आपने कहा कि उस चेहरे का जो NHAI में भी थे युद्धवीर सिंह, चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल भी ठीक ठाक तो था नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया गया क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। ऐसी कई सारी जानकारियां जो अभी हम इनिशियली स्टेज पर मिली हैं उन पे काम कर रहे हैं। हम अपने अगले जो जिस पे रिपोर्ट दिखाएंगे, अगले जल्दी दूसरी रिपोर्ट लेकर आएंगे, उसके अंदर हम सिर्फ चीज़ों का खुलासा करेंगे। अभी ये आ रहा है कि जो चेयरमैन की सीट पर बैठे हैं युद्धवीर सिंह मलिक, ये बेसिकली पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट कमेटी है और इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मिनिस्ट्री द्वारा तैनात किए गए पूर्व नौकरशाह का एक ऐसा खेल है जो लोगों को भ्रमजाल में फंसाकर उनके उम्मीदों पर, सपनों पर पानी फेर रहा है। देखिए, एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है और ये वो लोग हैं जो बहुत ही जिम्मेदार लोग रहे हैं, समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और एक एक करके हम मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं प्रवीण जी। मैं जल्दी से, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जानदार पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, हमारे साथ जुड़ चुका है। GA सवाना सर जुड़ चुके हैं, फॉर्मर DCP हैं दिल्ली पुलिस के। LN राव सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर DCP दिल्ली पुलिस। इसके अलावा तनुज दीक्षित जाने माने एडवोकेट है। सुबोध जैन साहब से आप मिल ही चुके हैं। इसके अलावा NP सिंह साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष है DDRWA नोएडा के। और सूरज मिगलानी, पीड़ित खरीदार, भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख जानेंगे। शुरुआत इस पैनल की LN राव साहब के साथ हम करते हैं। राव सर प्लीज, इस मामले में पुलिस का भी एक्शन, इस मामले में ED की भी एंट्री, इस मामले में CBI की भी एंट्री, बावजूद इसके जो एक्शन होना चाहिए था वो कम से कम मैं कह सकता हूं अब तक जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी और सुबोध जी को मैंने सुना, उसमें ढिलाई बहुत ज्यादा है। राजनीतिक प्रेशर बहुत ज्यादा काम करता है क्या राव साहब? देखिए, ऐसे मामलों में जिसमें अभी बता रहे थे कि कोई इंक्वायरी रिपोर्ट भी सबमिट की गई है और उसके इंक्वायरी रिपोर्ट में ही घपला कुछ किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक आदमी जो इंक्वायरी करता है उसके अकेले के बस का नहीं है। कहीं ना कहीं अगर राजनीति इसमें इन्वॉल्व है, डेफिनेटली वहाँ से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ होगा। बात देखने वाली ये है कि अब आगे जो माननीय अदालत क्या था उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ, उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ और क्या रिपोर्ट किस प्रकार से आई है, उसके बिंदु तर बिंदु वो सारे देखे जाएंगे अभी। और देखने के बाद में ही पता लगेगा कौन कौन आदमी इसमें, कोई एक आदमी की बात जो कहे तो वो तो नहीं हो सकता इसमें इन्वॉल्व। और डेफिनेटली बिल्डर्स का तो खेल है ही। पिछले आपने 2-3 प्रोग्राम में पूरा क्लियर कर दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इसमें काफी खुलकर राव सर, अभी हमारे साथ कौन जो कौन आदमी है ये पैनल जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी को लोग भी ये ऑपरेशन बहुत सारे खुलासे करने जा रहा है। देखिए, सबसे बेसिक बात 2 लाइनों में समझिए इसको। लोगों को राहत देने के लिए कोर्ट में लोग जाते हैं, याचिका लगाते हैं, एक बोर्ड का गठन किया जाता है, बोर्ड फिर सरकार की एक व्यवस्था सामने आती, कुछ चेहरों को बैठाया जाता है। लेकिन सरकार की इस व्यवस्था में ही यदि गड़बड़ी हो और लोगों की परेशानी कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कितनी बड़ी समस्या, और इसका खुलासा करना ज़रूरी है। हमारी SIT टीम और SIT टीम के हेड सुबोध जैन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करें। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के पूर्व DCP जो कि अब अधिवक्ता भी हैं, LN राव साहब को आपने ब्रेक से पहले सुना। GA सवाना साहब दिल्ली पुलिस के DCP रह चुके हैं, बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिगलानी साहब के बारे में मैंने जिक्र किया, NP सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तनुज दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं, सभी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन अवाना सर, अभी राव साहब ने अपनी बात को रखा, इस पूरे मामले पर आपका दृष्टिकोण एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, जो कि इमीडिएटली जब भी किसी को कोई परेशानी होती है तो पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन कितना रोल आप मानते हैं इस समय पुलिस व्यवस्था का इस तरह के मामलों में? कई दर्शक आपको सुन रहे होंगे और उम्मीद भी लगा रखी होगी। अवाना सर। प्रवीण जी, अभी मैं सुन रहा था, सुबोध जैन जी को भी और लोगों को भी सुना मैंने, तो जो बेसिक कंप्लेंट है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट कमेटी जिसके
चीफ एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनके बारे में ये सारी शिकायतें थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रूव्ड कमेटी है उसके खिलाफ शिकायत है, तो सुप्रीम कोर्ट की में ही इसकी जो है शिकायत की जानी चाहिए। जो स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, जो आपकी स्पेशल टीम और सुबोध जैन बहुत ही एनर्जेटिक रिपोर्टर हैं, परसों से मैं जानता हूं इन्हें, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी इसमें, तो वो स्पेसिफिक एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये सब कुछ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्याय संस्था है, उसे बताने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल कोई ये है तो बात दूसरी है, अदरवाइज इसमें उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। जहाँ तक बात है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की, तो ऑलरेडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है यूनिटेक की इरेगुलरिटीज़ पे काम कर रहा है। और यदि कोई किसी होम बायर की पर्सनल कोई कंप्लेंट है फ्रॉड की, चीटिंग की, फोर्जरी की, तो उसको वो लोकल पुलिस में दे सकता है। तो इसमें मेरे हिसाब से जी। ये जो सारा टीम की जो फाइंडिंग्स है वो सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट को बतानी चाहिए। परफेक्ट सर, पहला रिमार्क आया, काफी स्ट्रांग आया, और क्योंकि कई रिपोर्ट्स हमारी टीम ने तैयार की है, एसआईटी ने कई रिपोर्ट सामने रखी है, एक एक करके वो रिपोर्ट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये जबरदस्त पैनल तो लगातार मेरे साथ बना हुआ है, लेकिन एक बार मैं थोड़ा इस सेगमेंट को आगे लेकर जाऊं, जो रिपोर्ट्स हमने तैयार की है उस दिशा में भी दर्शकों को लेकर चले प्रवीण जी। तो मैं बताऊं, देखिए, यूनिटेक की कारगुजारियों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी के बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था। जी हाँ, सरकार से जवाब आने के बाद अदालत ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर रिटायर्ड आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक को यूनिटेक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया। लेकिन सवाल यह कि युद्धवीर सिंह मलिक को गैर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था या उनके हक को कुचलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक की कारगुजारियों को देखने के बाद इसका प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी के बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद एमसीए ने जिस सेवानिवृत्त नौकरशाह को कंपनी की कमान सौंपने का मसौदा तैयार किया, वो कई बार बड़े विवादों में घिर चुके थे। इनके फैसलों के कारण सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किरकिरी झेलनी पड़ी, मगर अदालत को उनके पुरानी कार्यशैली से अनभिज्ञ रखा गया, और शायद यही वजह रही कि अदालत ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 20 जनवरी 2020 के आदेश के जरिए सेवानिवृत्त आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया। साथ ही रेणु सूद कर्नाड, जीतू वीरवानी, निरंजन हीरानंदानी, डॉक्टर गिरीश कुमार आहूजा, बी श्रीराम को निदेशक नियुक्त कर दिया गया। आरोप है कि मलिक की मनमानी से परेशान होकर इनमें से कई बड़े चेहरों ने बोर्ड से दूरी बना ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर चिंता जताते हुए लिखा, उसके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चिंता ये रही है कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने वर्षों से जो धन निवेश किया है उसका परिणाम ये हो कि निकट भविष्य में उन्हें वह आवासीय इकाइयां मिले जिनकी बिक्री का उनसे वादा किया गया। लेकिन यूनिटेक लिमिटेड की कुर्सी पर बैठने के बाद युद्धवीर सिंह ने एक ऐसा विवादित प्रस्ताव पारित करा लिया जिसके मुताबिक किसी भी घर खरीदार को कोई मुआवजा, देरी पर जुर्माना, निवेश की गई राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इस संबंध में कोई भी आदेश, डिक्री या आवंटन आदि का आदेश भी ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि युद्धवीर सिंह मलिक को अदालत ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया या उनके हकों को कुचलने के लिए। इस बड़े खुलासे में अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको ये खबर पता होगी कि किस तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई लोगों को राहत देने के लिए, लेकिन वही व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई और इसमें एक बड़े घोटाले की बू भी आती है।
कुछ सवाल खड़े होते हैं। दो मेहमान ऐसे भी हैं पैनल पर, सभी को मिला, अवाना साहब हैं, तनुज दीक्षित हैं, लेकिन साथ ही साथ एनपी सिंह और सूरज मिगलानी, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो आम लोगों की समस्या को, खासतौर पर बायर्स की समस्या को बड़े करीब से जानते हैं। एनपी सिंह अध्यक्ष हैं DDRWA नोएडा के, तो सूरज मिगलानी साहब पीड़ित खरीदार हैं और वो यूनिटेक की 2 RWA में कोषाध्यक्ष के तौर पर भी भूमिका निभाते हैं। मिगलानी साहब, फटाफट आप पहले बताएं, समस्याओं को आप देश के सामने, लोगों के सामने कैसे रखना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं एज अ होम बायर और एज अ ट्रेजरर RWA, हमारा 96, 97, 98 सेक्टर में जो 347 एकड़ एक लैंड है जो यूनिटेक को 2006 में अलॉट हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे होम बायर ऐसे हैं जो शायद देश विदेश में रहते हैं, जो शायद रेगुलरली विज़िट भी नहीं कर पाते। बट अगर मैं साइट की बात करूं, साइट पे ना तो कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन हुई है, और ख़ासकर जब से नए बोर्ड की नियुक्ति हुई है उसके बाद अब जाके थोड़ा बहुत, अगर मैं कहूं तो आई वॉश की तरह कुछ होने लगा है। बट जो होम बायर्स की समस्या है वो वहीं की वहीं है। आज भी हमारे को इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं होम बायर्स के कि हमारा पोजेशन और सबलीज कब होगी। अब वो सबलीज जुड़ी हुई है नोएडा अथॉरिटी के ड्यूज़ के साथ। नोएडा अथॉरिटी के ड्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, NOC नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी। हमें आज तक यही नहीं पता, हम ऑलरेडी पीड़ित हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमारा पोजेशन और सबलीज कब होगी। हमारे से 95 से 100% पूरी पेमेंट ली जा चुकी हैं। और जैसे कि अवाना जी ने कहा, मैं अवाना जी की बात से बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं, कोई भी समस्या है अगर एक बायर की, लेकिन अगर वो समस्या इतने सारे बायर्स की है और वो सारे के सारे बायर्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, और एक ग्रुप के RWA की तरह भी इंडिविजुअली भी जी, जब से नया बोर्ड आया है इतनी सारी IAS डल चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है। ये बर्डन रिलीव के लिए इन नए बोर्ड की नियुक्ति की गई थी। मैं तो सिंपली एक ही बात कहता हूँ कि 2017 से 2025-26 में हम आके खड़े हो गए हैं। 2020 में भी नए बोर्ड की चयन हो गया और अप्रूवल भी मिल गया। आज तक कितना लॉस हुआ कंपनी को, हाँ कितना कंपनी ने डिलीवरीज दी हैं होम बायर्स को जी। और जो सबसे बड़ी बात है, जो एक सबसे बड़ा दुख की बात है, मैं ये कहूँगा कि हम एज अ होम बायर कहीं भी जा रहे हैं, हम पहले से ही पीड़ित है। मेरा 2015 से केस चल रहा है यूनिटेक बिल्कुल के सही साथ। बात है। और 2015 से लेके अब जब हम सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचते हैं और वहां से हमें कोई, मैं किसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के नहीं, समक्ष अपनी एप्लीकेशन भी लेके जा चुका हूं। मिगलानी सर, आपने जो पॉइंट्स रखे ना, वो ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं आप जो किसी को पता ना हो या कोई बहुत अतिशोक्त हो जाए किसी को। एक रिएक्शन में एनपी सर से भी ले लूं। एनपी सर, आपका तो लंबा संघर्ष है, मैं आपसे यही नहीं पूछूंगा कि आप इस केस में क्या चाहते हैं। मुझे तो एनपी सर आप ये बताइए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं जानता हूं आपने ग्राउंड पर क्या काम किया है। आप मुझे बताइए, आप लेके गए नहीं क्या, सबूत लेकर गए नहीं सरकारों के पास, सुप्रीम कोर्ट के सामने चेताया नहीं, वार्निंग नहीं दी क्या आप लोगों ने? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। उस वक्त की सरकार ने जिस तरह से इनको अलॉटमेंट कर दिया गया, आज 20 साल तक भी 2006 की अलॉटमेंट को 2006 से अलॉटमेंट करने के बाद आज तक वायर से पैसा ले लिया गया और आज नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं मिला। हमारी नोएडा अथॉरिटी की पॉलिसी इतनी खराब रही है कि उन्होंने इनको इतने दिन के लिए दे दिया और अभी तक रिकवर नहीं किया पैसा। अब तक 20 साल से कर क्या रही है नोएडा अथॉरिटी इस चीज़ में? नोएडा अथॉरिटी ने क्यों नहीं इनसे पैसा लिया इतने दिन तक? हमारे जनता लूट रही है, जनता का पैसा ले लिया गया है और सरकार के पास पैसा पहुंचा नहीं। वो बीच में वायर डले जा रहे हैं और हमारी बिल्डर, हमारे ये ARP बैठे हुए हैं जो इस तरह के अधिकारी बनाकर बैठा दिए गए हैं, वो हमारी जनता को, भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। इन जनता को लूटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि उस वक्त की सरकार 2006 में उन्होंने जिस वक्त अलॉटमेंट किया था, क्यों नहीं इतना पैसा ले लिया जाता 10 साल तक के अंदर में कि भाई कम से कम आप बायर को बेचें, मकान बनाएं, कुछ भी करें, कम से कम सरकारी पैसा तो आ जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त आंख बंद करके बिल्डर की तरफ बैठी रही सरकार, पैसा नहीं लिया उनसे और जनता लुटती चली गई। आपने एक दिशा दे दी अभी बातचीत को एनपी सर, आपने ये बता दिया कि इसमें पार्टी एक नहीं बहुत सारी है, सवाल बहुत लोगों से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, कई सारी पार्टियां मैं समझ हैं गया आपकी बात को। देखिए,
हमारे साथ पैनल पर तनुज दीक्षित भी बैठे हैं, युवा हैं लेकिन बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तनुज भाई, अभी आपने सभी को सुना, मैं बहुत देर में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने गौर से जब सुना होगा तो आपको ये पूरा मामला एकदम समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एक प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर पीड़ित भी बैठे हुए हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखेगा और आगे कानूनी तौर पर इस मामले में क्या हो सकता है? देखिए प्रवीण भाई, जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया 2017 में, तो निश्चित रूप से जो प्रकरण के अंदर उन्होंने कमेटी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इन्वॉल्व किया और शायद वित्त मंत्रालय भी इसमें शामिल हो। लेकिन जब समिति बनती है और समिति बनने के बाद में किसी इस तरीके के पूर्व में विवादित रहे एक आईएएस को कमांड सौंपी जाती है, वो भी एक डिपार्टमेंट के द्वारा पता नहीं प्रस्तावित किस तरीके से किया गया, उस क्या स्थितियां रही उस समय जो इनके नाम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस कमेटी की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जरूर सबमिट होना चाहिए थी कि क्या ये कमेटी बनने के बाद में उसका जो भी असेसमेंट है विद इन अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ये ऑर्डर 2017 में आया था, आज 2025 आ चुका है, लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। और जैसे कि हमारे साथ में और भी साथी पैनलिस्ट हैं, वो अभी भी बता रहे हैं कि स्थिति बेहतर की जगह बदतर होती गई है। तो इसमें निश्चित रूप से एक साइटेशन इस सुप्रीम कोर्ट में लगा करके और इस पे अपील करके और फिर से कमेटी को जो है उसका असेसमेंट रिपोर्ट साथ ही साथ उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो उसको लेकर के भी एक अलग सी याचिका इसमें मेरे हिसाब से दायर करके आगे कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता था। जी, सवाल मेरे मन में आ गया। अवाना सर हमारे साथ मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाना सर मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दूं, उसके तुरंत बाद अवाना सर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म को हम और ज्यादा खोले, जो रिपोर्ट सोसाइटी ने तैयार की गई है वो तमाम चीजें सामने आ जाए तो दर्शक भी जो हमें देख रहे हैं वो लिंक कर पाए, क्रिस्टल क्लियर चीजें आए। प्रवीण जी देखिए, अभी हमने एक चेहरे को दिखाया, नाम भी आपके सामने आ गया है, कौन, मामला क्या है वो थोड़ा समझते हैं इस रिपोर्ट में। युद्धवीर सिंह मलिक हरियाणा कैडर के साल 1983 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। मलिक ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों के लिए प्रमुख पदों पर काम किया है। लेकिन युद्धवीर सिंह मलिक का विवादों से नाता बहुत पुराना है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में भी इनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थी। जी हाँ, और जैसा आप सुबोध भाई जिक्र भी कर रहे थे, एफएसएसआई में भी इनका कार्यकाल विवादों में रहा था। नेस्ले की मैगी नूडल्स का आपको याद होगा प्रतिबंध लगाया गया था। पूरी दुनिया का ध्यान इस पूरे विवाद पर खिंचा था। अब रिपोर्ट देखते हैं। युद्धवीर सिंह मलिक का विवादों से पुराना नाता है। साल 2014 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी उनके खिलाफ एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम में कार्यकाल के दौरान गुड़गांव में जमीन डीएलएफ को बाजार मूल्य से कई कम कीमत पर बेची गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट में भी इन सौदों से राज्य को लगभग 438.91 करोड़ के संभावित नुकसान की बात सामने आई। इतना ही नहीं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ के पद पर काम करते हुए युद्धवीर सिंह मलिक ने जून 2015 में पूरे देश में नेस्ले की मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके नेतृत्व में किए गए परीक्षणों के आधार पर दावा किया गया कि मैगी में निर्धारित मानकों से अधिक सीसा यानी लीड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी पाया गया। यही वजह है कि उन्हें केवल 1 साल के भीतर प्राधिकरण से हटा दिया गया, जबकि इनका कार्यकाल 3 सालों का था। उनके निर्णय के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही देश की किरकिरी नहीं हुई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी देशव्यापी प्रतिबंध को मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया। यही वजह रही कि महज 6 माह से भी कम समय में मैगी फिर से वापस मार्केट में उतर गई। इसके अलावा युद्धवीर सिंह मलिक पर उत्तराखंड सरकार को धमकाने के आरोपों ने तो राजनीतिक हलकों में भी सनसनी मचा दी थी। दरअसल जिस समय मलिक एनएचआई के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे, तब आरोप लगे कि NH 74 के लिए हुए अधिग्रहण वाली जमीन को अचानक गैर कृषि घोषित कर दिया गया, जिससे जमीन मालिकों को सामान्य से 8 से 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया। मामले में NHAI के स्थानीय अधिकारियों पर भी शामिल होने का आरोप लगा, जिसके बाद मार्च 2017 में देहरादून के पंतनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई और इसमें राजस्व अधिकारी के साथ NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी भी आरोपी बनाए गए।
इसके बाद युद्धवीर सिंह मलिक ने 26 मई 2017 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और NHAI अधिकारियों का नाम FIR से हटाने का आग्रह किया। इतना ही नहीं, यह धमकी दी थी कि यदि राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया तो NHAI अपनी परियोजनाओं को रोक सकता है। इसके बाद NHAI अधिकारियों PC आर्य, नरेंद्र कुमार और अजय बिश्नोई आदि ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में FIR रद्द कराने की याचिका डाली, लेकिन अनुरोध स्वीकार नहीं हुआ। देखिए, सारा खुलासा हमारी SIT टीम ने किया है। हेड सुबोध जैन मेरे साथ बने हुए हैं। GS अवाना साहब से रोहित अभी एक सवाल पूछना ही चाहते थे, पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के, लेकिन सुबोध भाई भी जो हैं उनसे एक सवाल भी रखेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे। सुबोध भाई, अभी हमने इनका पूरा जितना करियर है उसको भी सामने रखा, युद्धवीर सिंह मलिक साहब को। मुझे ये बताएं कि कैसे आपके जहन में आया कि ये मामला गड़बड़ चल रहा है, इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, इसको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है और इसमें कोई बड़ा घोटाला छुपा हो सकता है। देखिए तिवारी जी, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि हमारा जो स्टोरी है ना, वो किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करके बदनाम करना नहीं है। ठीक, हमारा काम है तथ्यों को सामने लाना। अभी हमने जो पूरी स्टोरी करी है, इसके अंदर आप देखेंगे जनवरी 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ऐसे लोगों की टीम बनाई जो आज यूनिटेक का प्रबंधन संभाल रहे हैं। अब सवाल क्या है कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये कोई नियम इन्होंने ऐसे ऐसे बोर्ड के अंदर रेजोल्यूशन पास कर दिए। बोर्ड में रेजोल्यूशन में किया कि आपको जुर्माना नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप पोजीशन नहीं ले सकते कोर्ट से डिग्री लाके। तो भैया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर नियुक्त किया था वो इसलिए किया था कि आप यहाँ पर होम बायर्स के जो समस्याएं उनको सुलझाओ, उनका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो चुका है उनको मकान दो और जो लिटिगेशन चल रहे हैं उनको कम करो। लेकिन हुआ उल्टा। वो उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि जो बोर्ड में बैठने के बाद एक समस्या क्या आ रही है कि एक नौकरशाहों का एक बहुत बड़ा एक नेक्सस बना हुआ है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके जूनियर सीनियर उठा के, फॉर एग्जाम्पल जो रिटायर हुआ है वो 60 तो पार कर चुका है ना। अभी अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कोई सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी है, उसका जूनियर है, तो उसी को निर्णय लेना है। अब नेताओं को तो बहुत ज्यादा इन चीजों की जानकारी होती नहीं है। अब नेता पॉलिसी बनाएंगे या ये देखेंगे किस बोर्ड में, किस कमेटी में किसको चेयरमैन या किसको वाइस चेयरमैन या किसको डायरेक्टर बनाना है। ये ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे सारे फैसले होते हैं। अपने लोगों को वहां पर जाकर उनको बैठा दिया जाता है सीट पर, ओब्लाइज कर दिया। एक आदमी जो रिटायर्ड IAS है उसको 2-2.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह, 3 लाख रिटायर हुआ होगा। अब वो महीने में 10 लाख रुपए, 15, 10, 12, 5, 7, 8 लाख रुपए के मकान में रह रहा है, गाड़ी ले रहा है, घोड़ा ले रहा है, सुविधाएं ले रहा है और नियम वो बना रहा है जिनसे पेचीदगी बढ़ती रहे। और ये आपकी बातें सुन के ना सुबोध साहब, मेरे मन में आ रहा है कि सिस्टम का पार्ट ही ये है कि ये सिस्टम में लूपहोल्स है। मैं इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बार अवाना सर मैं चाहूंगा कि आप प्लीज रिएक्ट करें। यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस जो जब कुछ बोलता है तो जनता भी सुनती है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब NHAI मामले में ही FIR तक दर्ज हो गई युद्धवीर सिंह के ऊपर, बावजूद उसके नाम आगे गया। हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यकीन करने वाले लोग हैं। कहीं पर ऐसी कोई मॉनिटरिंग नहीं जो इस नाम को रोकता, पीछे बैकग्राउंड देखता, या जानबूझकर आंखों पर पर्दा डाल दिया गया, पट्टी बांध दी गई। देखिए रोहित जी, अगर उनकी बैकग्राउंड को प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख नहीं रखा जी, क्योंकि पैनल जब आता है तो उसमें एक से ज़्यादा अधिकारी होते हैं, तो अगर कोई चीज़ उसमें छुपाई गई, उनकी बैकग्राउंड छुपाई गई, तो उस पर भी इंक्वायरी होने की आवश्यकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाना चाहिए कि आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई जिसके तहत आपने इस पैनल को अप्रूव किया, तो उसकी भी आवश्यकता है। दूसरी बात, कंप्लेंट आना, FIR होना और कन्विक्शन होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, उसको भी देखने की आवश्यकता है। ये इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जो चेयरमैन है उसकी बैकग्राउंड को किसने छुपाया या बताया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्यों लगाया। दूसरा पहलू है कि उनको 5.5 साल हो गए और उसके बाद उनके जो डिसीजंस हुए हैं वो डिसीजंस जो है वो ठीक नहीं है, वो होम बायर्स के हक में नहीं है, और कंपनी जो है उसको बजाय उभारने के वो डुबा रहे हैं। तो इन बातों को, इन दोनों बातों का, बैकग्राउंड को क्यों छुपा के उनको नियुक्त कराया, उसमें कौन दोषी हैं, और नंबर 2, जो अब उन्होंने डिसीजन लिए उनमें क्या क्या कमी है। और तीसरी बात, जो सिंह साहब ने
एनपी सिंह ने कहा था कि नोएडा अथॉरिटी ने 2006 के बाद 6 से वो पैसा दे दिया सबने, और उन्होंने उसके ऊपर दबाव नहीं लिया, वो पैसा पहुंचा नहीं नोएडा अथॉरिटी तक। तो उसमें जो अधिकारी नोएडा प्राधिकरण के हैं, इन्वॉल्व हैं जी उनको भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है। जी। सुबोध भाई, आप कुछ इसमें कुछ फैक्चुअल करेक्शन भी करना चाह हाँ, रहे थे? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो NHAI वाला मामला है उसमें युद्धवीर सिंह मलिक के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई थी। युद्धवीर सिंह मलिक जब चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में एक ऐसा डिसीजन हुआ था जिसके अंदर एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड के रेट कई गुना बढ़ाकर मुआवजा दिया गया। उसमें NHAI की भूमिका थी, और नॉर्मली इस तरह की चीज़ें जब बड़े लेवल पे होती हैं 8 या 10 गुना मुआवजा बढ़ाकर दिया जाए जहां पर, तो चेयरमैन की जानकारी में ना रहो, ऐसा हो नहीं सकता। और उस दौरान जब उनके खिलाफ NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो युद्धवीर सिंह मलिक ने गवर्नमेंट से प्रेशर डाला कि आप इनका नाम एफआईआर से वापस हटाइए। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता चुका हूं कि इस अधिकारी की बैकग्राउंड क्या है। होना यह चाहिए कि मामले की जांच हो, जांच के बाद जो निष्कर्ष सामने है उसके अनुरूप कार्रवाई करी जाए। लेकिन आप किसी पर आरोप लगा, इनिशियली डॉक्यूमेंट आए कि स्टेट उस पर इनिशिएटिव ले रहा है, और आप स्टेट को धमकाओ कि हम सारे प्रोजेक्ट आपके यहाँ बंद कर देंगे। इस मामले में अभी तक कई खुलासे हुए हैं और आने वाले दिनों में भी भारत एक्सप्रेस पर हम इसकी गहराई तक जाएंगे, कुछ और खुलासे आपके सामने रखेंगे, कुछ और रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के एक्ट के तहत विशेष अदालत के समक्ष अपनी दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत यानी SPC दायर की है। यह शिकायत रमेश चंद्रा और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई, जिसमें मेसर्स शिवालिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आरम एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक बिल्टेक लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक गोल्फ रिजॉर्ट्स लिमिटेड और मेसर्स रेचेरो सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई कंपनियां इसमें शामिल रही। यह शिकायत यूनिटेक लिमिटेड और उसके निदेशकों से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा है। एक वक्त देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी रही यूनिटेक लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में। यह खबर देखिए आप सबसे पहले। आज हम आपको दिखा रहे हैं बीते कई सालों से विवाद का केंद्र बनकर उभरे उस यूनिटेक के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी 218 सब्सिडरीज, 16 जॉइंट वेंचर्स और 4 एसोसिएट्स हैं। इन 218 सब्सिडरीज में यूनिटेक के पूर्ण स्वामित्व वाली 202 सब्सिडरीज हैं, जिनमें 172 भारत में इनकॉर्पोरेट की गई और 30 भारत के बाहर। अब बात अगर यूनिटेक ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की करें तो इसके कुल लगभग 91 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री लगभग 9,164.4 करोड़ रुपए है। यूनिटेक ग्रुप के अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो इसमें 49 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अभी भी अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में हैं। यूनिटेक ग्रुप के उपलब्ध रिकॉर्ड में 31 दिसंबर 2019 तक FD धारकों को देय बकाया मूल रकम 580 करोड़ रुपए है, जिसमें से वरिष्ठ नागरिक जमा धारकों की मूल राशि 141 करोड़ रुपए है। ब्याज के बाद ये राशि 954 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। मतलब साफ है, वरिष्ठ नागरिक भी अपनी जमा पूंजी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और यूनिटेक ग्रुप के वर्तमान प्रबंधक ने वरिष्ठ नागरिकों को भी नहीं बख्शा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट्स का खामियाजा इन प्रोजेक्ट में मकान खरीदारों के लिए निवेश करने वाले आम लोगों को ही नहीं बल्कि देने वाले बैंकों को भी भुगतना पड़ रहा है। यूनिटेक ग्रुप का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो 13 सालों से हवा में चल रहा है। आलम यह कि नोएडा अथॉरिटी ने साल 2011 में ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली और प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया। ग्रुप की इसी ढिलाई के कारण नोएडा अथॉरिटी जमीन को वापस अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, यूनिटेक ग्रुप ने नोएडा सेक्टर 144 में 24 एकड़ जमीन ली। इस पर आवासीय प्रोजेक्ट बनाने का दावा किया गया। इस 24 एकड़ जमीन में से 11 एकड़ पर प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन 13 एकड़ जमीन पिछले 13 साल से खाली पड़ी। इस पर ना तो कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ना ही कोई प्लान नोएडा अथॉरिटी को सौंपा गया। अब अथॉरिटी ने अपनी जमीन वापस लेने का मन बना लिया है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का इंतजार है। देखिए, इस पर कई खुलासे और रिपोर्ट्स होंगी, आगे हम विस्तार से इनको रखते रहेंगे आपके सामने, लेकिन समय अभी सीमित है। तो एनपी सर, आप मुझे बताएं, अभी तक की जो बातचीत हुई उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्या कार्यवाही हो सकती है? तो वापस ले लेगी, उनका पैसा रिकवर हो जाएगा। ये जो मलिक जी हैं ये अपने घर बैठ जाएंगे। वायर जो है वो बेचारे मर जाएंगे सारे के सारे, उनका बड़ा नुकसान होगा, कोई उनकी रिकवरी होगी नहीं। तो कम से कम जिस नौकरशाह ने
जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनकी जांच की जानी चाहिए और ये किया जाना चाहिए कि 5-6 सालों में जितने लाभ उन्होंने इस टीम से उठाए हैं, पुराने जितने उनके मेंबर्स थे उन सबको हटा दिया गया, अकेले तानाशाही करके बैठ गए और आज जनता को रसातल में धकेल इस दिया पर कार्रवाई होनी उनके चाहिए। क्विक खिलाफ पूरी कमेंट लेते हैं कार्रवाई सभी की का जानी चाहिए फटाफट। उनके तनुज खिलाफ। भाई, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? क्विक कमेंट्स, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बोर्ड है, ये देश की सरकार बहुत कुछ अच्छे काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत अच्छी मंशा से ये ऑर्डर आया था, लेकिन अगर वो उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकला तो क्यों ना ये कंपनी प्राइवेट डेवलपर्स के हाथ में दी जाए, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ये कर रहे हैं, लोन ये लेंगे नहीं, नोएडा के पैसे देंगे नहीं, और उसके अलावा होम बायर को घर नहीं दे पा रहे, उसके अलावा आप हर एक से तो आप देखिए लिटिगेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो इसका रिजोल्यूशन एक एमिकेबल यही है जो मुझे लगता है कि ये किसी बड़े कॉर्पोरेट को या किसी अच्छी बड़ी कंपनी को जी। और देखिए, इसके लिए इसको एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं, जो एनपी सिंह साहब करते रहें, आप करते रहें, आप लोग आवाज बनते रहें, कई लोगों की मदद करते रहें। बहुत जरूरी है कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए, इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, जो सुबोध जैन साहब, उनकी टीम लगातार करती रहेगी। भारत एक्सप्रेस पर यह खुलासा होता रहेगा। अवाना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तनुज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। एनपी सर, सूरज मिगलानी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबोध भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का धन्यवाद ये खुलासा रखने के लिए। ऑब्वियसली एसआईटी ने तो कई सारी रिपोर्ट्स तैयार किए, मैंने देखा है। तो आज क्योंकि वक्त इतना ही है, लेकिन आगे भी जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा कि ये कैंपेन चलता रहना चाहिए, यकीन मानिए भारत एक्सप्रेस पर भी ऑपरेशन पूर्व नौकरशाह का खेल हम एक्सपोज करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।